हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग भोजन के घटक अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भोजन के सोर्सेस पढ़े थे कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है। आज के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग भोजन के घटक पढ़ेंगे, यानी भोजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट या घटक मौजूद होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। तो ये सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में या विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। हालांकि चैप्टर नंबर 1 में ये सब बातें नहीं बताई गई थी, फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। देखिए, चपाती, दाल और बैगन का भरता ये खास करके उत्तर भारतीय व्यंजन माने जाते हैं। वहीं चावल, सांभर तथा भिंडी ये खास करके आपके दक्षिण भारतीय राज्यों में खाए जाते हैं। अप्पम, मछली और सब्जियां, अप्पम ये भी दक्षिण भारतीय राज्यों में खाया जाता है। खास करके जो कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं, ये तटीय राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य हैं, उन राज्यों का ये प्रमुख आहार है। मछली चावल, जहां पर समुद्र तटीय राज्य हैं उन राज्यों का मछली चावल प्रमुख आहार है। तो ये बात आप जान लीजिए। यहां पर फिर से क्रियाकलाप आ गया है। बोला गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से मतलब अनाज से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी शामिल हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। तो इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण आपके सारणी 2.1 में दिए गए हैं। तो मैं आपको सारणी दिखा दे रहा हूँ कि कौन से राज्य के लोग क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पर 2 राज्यों का जिक्र किया गया है, एक पंजाब का जिक्र किया गया है और दूसरा आंध्र प्रदेश का किया गया है। तो पंजाब राज्य में अन्न के व्यंजन में मक्के की रोटी शामिल होती है। दाल या मांस के व्यंजन में राजमा ये लोग खाते हैं। सब्जियों में सरसों का साग पंजाब का काफ़ी ज़्यादा प्रिय भोजन है। अन्य व्यंजन में ये दही और घी खाना पसंद करते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अन्न के व्यंजन में ज़्यादातर चावल प्रयोग करते हैं। दाल या मांस के व्यंजन में अरहर की दाल तथा रसम, चारू इसका प्रयोग करते हैं। सब्जियों में कुंदरू, देखिए कुंदरू की सब्जी दक्षिण भारत में तो खाई जाती है, अब खास करके उत्तर भारत में भी देखने को मिलती है। उत्तर भारत में भी लोग कभी से खाते हैं। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार ये सब खाया जाता है। आगे बोला गया है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। खास करके जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमें ये सारे व्यंजन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आजीविका के साधन प्रॉपर रूप से नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग ये सब संतुलित आहार नहीं खरीद पाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। तो ये बात भी यहाँ डिस्कस की गई है। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या फिर जो जंतु उत्पाद हैं इनसे प्राप्त होता है या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? कच्ची सामग्री के संघटक में क्या क्या है तो वो जान लीजिए। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों में कौन कौन से घटक शामिल हैं? इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यानी जो कच्ची सामग्री में जो संघटक मौजूद होते हैं, जो मुख्य घटक होते हैं, उनको हम पोषक कहते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हमारे भोजन के मुख्य पोषक हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश यानी फाइबर और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो हमारे भोजन में जो पोषक होते हैं उन पोषकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये तो शामिल होते ही होते हैं। इसके अलावा वृक्षांश यानी फाइबर और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आगे लिखा गया है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो निश्चित ही नहीं। कुछ में उपलब्ध होते हैं, कुछ में उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ में इनकी मात्रा अधिक होती है तो कुछ में इनकी मात्रा अल्प मात्रा में होती है। तो यहाँ पर कुछ परीक्षण दिए गए हैं। उन परीक्षणों के जरिए हम जान पाएंगे कि कौन से पदार्थ में, कौन से खाद्य पदार्थ में किस पदार्थ की मात्रा अधिक है या कौन सा पदार्थ अनुपस्थित है। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए यहाँ पर उपाय बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप परीक्षण करेंगे।
तो परीक्षण के लिए यहाँ बताया गया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए जिसके जरिए आप परीक्षण कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी और आपके पास कुछ पर्कनलियाँ, एक ड्रॉपर का मतलब वही होता है जिससे अन्य पदार्थ से ड्रॉप वगैरह लेकर या उसकी कुछ चंद बूंदें लेकर किसी अन्य पदार्थ में डाली जाती हैं, वो ड्रॉपर होता है। तो ड्रॉपर वगैरह ही होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पर आपको ये पूरी विधि नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ में ये मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी हम यहाँ पे जांचेंगे कि पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है। तो वो कैसे जांचेंगे? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में है। देखिए, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में दो रूप में पाया जाता है, या तो मंड के रूप में या फिर शर्करा के रूप में। अभी हम मंड और शर्करा के बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे। जैसे जैसे आप आगामी कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मंड और शर्करा में अंतर क्या है वो आप जानते जाएंगे। तो अभी हम क्लास 6 के लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसी के लेवल से जानेंगे। तो इतना जान लीजिए कि हमारे भोजन में जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो दो रूप में होता है, मंड के रूप में और शर्करा के रूप में। अब जैसे यहाँ बताया गया है, जो परीक्षण आप करेंगे, परीक्षण के लिए जो आपने सॉल्यूशन लिए हैं उनके बारे में बताया, आयोडीन के बारे में बताया गया है। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी पर्कनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। तो ऐसे करके आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन, तो कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए क्या करना है, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से आपका कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि आपको परीक्षण करने के लिए ये जो सामग्री बताई गई है, इनसे उनके विलयन आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम मंड की बात करते हैं कि किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट के रूप में मंड उपस्थित है या नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ले लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दिए। यानी आपने किसी खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा ले ली और उसके घोल में उसमें क्या किया, तनु आयोडीन की आपने 2-3 बूंदें डाल दी। यानी उसमें आपने जो आपका तनु आयोडीन है उसकी 2-3 बूंदें उस पर डाल दी। अगर खाद्य पदार्थ का जो रंग है उसमें परिवर्तन हो जाए तो आप समझ लीजिए कि इसमें मंड उपस्थित है। यानी खाद्य पदार्थ के रंग में अगर आपको नीला या काला रंग दिखाई दे तो नीला या काला रंग जो है खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने पर अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है तो निश्चित रूप से उस खाद्य पदार्थ में मंड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यहां तक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो यहां पर मंड के लिए परीक्षण बताया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यह आपका आयोडीन रखा हुआ है, किसी पदार्थ पर 2 या 3 बूंदें डाली गई, अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें मंड उपस्थित है। अब मंड के बाद बात करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण, कि कैसे हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। तो प्रोटीन के लिए वही करना है, किसी पदार्थ की हमें खाद्य पदार्थ की हमें थोड़ी मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका हमें पेस्ट बना लेना है अथवा उसका चूड़ बना लेना है। तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूड़ को एक साफ पर्कनली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाना है। यानी कि खाद्य पदार्थ की जो मात्रा है, अगर उसको हमें उसका प्रोटीन का परीक्षण करना है तो क्या करना है, उसको पीस कर या फिर चूड़ बनाकर या फिर उसका पेस्ट बनाकर किसी पर्कनली में डाल देना है और उसमें 10 बूंद जल की मात्रा डालकर उसके अच्छी तरह से हिला लेना है, उससे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब बाद में क्या करना है, अब फिर ड्रॉपर की सहायता से पर्कनली में 2 बूंद हमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन हमें डालना है और हमें इसे अच्छी तरह से हिलाना है। हिलाकर आपने पर्कनली रख दी है। पर्कनली रखने के बाद आपको देखना है कि पर्कनली का रंग कैसा होता है। अगर पर्कनली का रंग बैंगनी हो जाता है तो ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी अगर पर्कनली का रंग जो है, पर्कनली में जो आपने कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है, कास्टिक सोडा डाला है, अगर ये डालने के उपरांत पर्कनली में बैंगनी रंग आ जाए खाद्य पदार्थ में, इसका मतलब क्या है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। अगर बैंगनी रंग नहीं आए, इसका मतलब ये खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है। तो बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अगर खाद्य पदार्थ में आयोडीन का विलयन डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है तो वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है।
अगर खाद्य पदार्थ में हम लोग कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं और उसका रंग बैंगनी रंग आ जाता है तो खाद्य पदार्थ में ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परीक्षण तो जान लिया, अब वसा के लिए जानते हैं कि वसा का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, वसा जो है खास करके ऑयली पदार्थ जो होते हैं, तैलीय पदार्थ जो होते हैं, उनमें वसा उपस्थित होता है। तो आपको क्या करना है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। यानी आपने कोई खाद्य पदार्थ लिया और उसकी कुछ मात्रा लेकर आपने एक कागज के टुकड़े में लपेट कर उसके कूटना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रहे इतना ज़्यादा नहीं कूटना है कि कागज ही फट जाए, ठीक है, ऐसे नहीं कूटना है, केवल लपेट के थोड़ा रगड़ देना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब आप कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अगर इस पर तेल के धब्बे हैं, यानी अगर आप प्रकाश के सामने कागज को ले जाएंगे और यदि आपको उस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका खाद्य पदार्थ है उसमें वसा की मात्रा उपस्थित है। यानी कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी खाद्य पदार्थ में जल की भी कुछ मात्रा उपस्थित हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में इन पदार्थों को कागज पर आपको धीरे धीरे रगड़ना है और कुछ समय के लिए कागज को सुखा देना है ताकि खाद्य पदार्थ में जल आया हो तो वो सूख जाए, और अगर बाद में तेल बच रहा है तो तेल क्या होगा, उस कागज पर रह जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ वसा में उपस्थित नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है, वसा का संबंध तैलीय पदार्थों से है। अगर आपके कागज पर उस पदार्थ को रगड़ने से तेल की उपस्थिति आ जाती है, तेल उसमें दिखाई देने लगता है, तो उसका मतलब क्या है, उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। तो ये वसा का सिंपल सा परीक्षण है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के तरीके जान लिए हैं, कैसे कैसे ये आइडेंटिफाई होगा। देखिए, यहाँ पर एक सारणी दी गई है, सारणी 2.2। यहाँ पर खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक दिए गए हैं। कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कच्चा आलू, तो कच्चा आलू में मंड यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, तो हाँ का निशान लगा हुआ है। प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, वसा यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। दूध की बात करें तो देखिए, दूध में प्रोटीन भी होता है और दूध में वसा भी होता है, ठीक है। दूध में आपने देखा होगा, जब आप दूध गर्म करते हैं उसमें जब मलाई जम जाती है दूध को ठंडा करने पर, तो आपको हल्का हल्का ऑयल सा नजर आता है, तो उसमें दूध में प्रोटीन भी होता है और अल्प मात्रा में वसा भी होती है, ठीक है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में वसा भी होता है और हल्का सा प्रोटीन भी होता है, ठीक है। बिना पका जो चावल है, देखिए बाई का मतलब है यस, बिना पका चावल, बिना पके चावल में मंड उपस्थित होता है, यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। पके हुए चावल में भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। जो आपका सूखा नारियल है, सूखे नारियल में क्या होता है, देखिए नारियल, सूखे नारियल को जब हम पीसते हैं तो उससे तेल निकाला जाता है, तो सूखे नारियल में वसा उपस्थित होता है, तो यहाँ पर आप वसा के आगे वाई लगा दीजिए। जो आपकी बिना पकी अरहर की दाल है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारी दालें होती हैं वो प्रोटीन की अच्छी सोर्सेस होती हैं, रिच सोर्सेस मानी जाती हैं। तो बिना पकी अरहर की दाल में क्या होगा, प्रोटीन होगा, तो इसके आगे लगा दीजिए वाई, यानी यस, बिना पकी अरहर की दाल में प्रोटीन होता है। पकी हुई दाल में इसमें भी प्रोटीन होगा। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, अब देखिए सब्जी पर डिपेंड करता है सब्जी में क्या हो। अगर आलू है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा, कोई अन्य सब्जी है तो उसमें कुछ और खाद्य पदार्थ या उसमें कुछ और घटक उपस्थित होगा। तो यहाँ पर सब्जी के टुकड़े को हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सी सब्जी दी गई है। किसी फल का एक टुकड़ा, तो फल के टुकड़े के साथ भी वही है, हमें नहीं पता है कौन सा फल है, ठीक है। उबला अंडा का सफेद भाग, देखिए उबले अंडे का जो सफेद भाग होता है उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन के आगे आप यस, यानी कि हाँ इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से घटक मौजूद हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, टेबल में बता दिए हैं। आगे यहाँ पर वही बात बताई गई है कि ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? अब देखिए सवाल वही आता है कि क्या ये भी हो सकता है कि किसी एक खाद्य पदार्थ के भीतर एक साथ कई सारे पोषक तत्व मौजूद हों? ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि एक खाद्य पदार्थ के भीतर किसी एक पोषक तत्व का अभाव हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अधिक वसा का सेवन करना हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वसा का अधिक सेवन करने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। तो वसा वैसे तो हमें अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन हम वसा को रिकमेंड नहीं करते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर या कभी भी कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे ये नहीं कहेगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाइए, क्योंकि ऑयली चीज़ें खाने से आपका क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। क्योंकि ऑयली चीज़ों में वैसे तो ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन साथ के साथ उसके नुकसान भी होते हैं। इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपको ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट वाले जो व्यंजन है ये ज़्यादा खाने चाहिए। तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में ही समान ऊर्जा होती है। हालांकि जो आपका वसा है उसमें ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट हमारी सेहत के लिए ज़्यादा लाभदायक है और वसा हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वसा का ज़्यादा सेवन हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है उसको हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब यहाँ पर इमेज दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेस हैं, वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है। बाजरा में उपस्थित होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में होता है, शकरकंदी में होता है, आलू में मंड के रूप में होता है, गन्ना में होता है, पपीता में होता है, तरबूज में होता है, आम में होता है, मक्का में होता है। तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इनमें उपस्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पर वसा के कुछ स्रोत बताए हैं। वसा के यहाँ पर दोनों स्रोत बताए हैं। ए वाले में पादप स्रोत बताए गए हैं और बी वाले में जंतु स्रोत बताए गए हैं। तो वसा के पादप स्रोतों में मूंगफली का ऑयल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, गिरी, ठीक है, ये बादाम की गिरी जो है, सोयाबीन का ऑयल है, तिल है। यानी वसा में वो सभी पदार्थ शामिल हैं जिनमें ऑयल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपके ये पादपों से प्राप्त उत्पाद हैं जिनमें ऑयल उपस्थित है, तो इन सभी में वसा है। वहीं जंतु वसा की बात करते हैं। कौन कौन से जंतु में वसा होती है जंतु स्रोतों में? मछली है, तो मछली में भी वसा होती है। मांस में वसा होता है। घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे, इन सभी में वसा होता है। तो यहाँ तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। यानी अंडे में प्रोटीन भी होता है और वसा की भी अल्प मात्रा उपस्थित होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन के सोर्सेज की बात की गई है। प्रोटीन के यहाँ पर पादप सोर्सेज की बात की गई है ए में, और बी में प्रोटीन के जंतु सोर्सेज की बात की गई है। प्रोटीन के यहाँ पर पादप सोर्सेज में क्या किया जाता है? मटर, सोयाबीन, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, ये प्रोटीन के पादप सोर्सेज हैं। वहीं प्रोटीन के जंतु सोर्सेज की बात करें तो मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, ये सभी प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। देखिए, प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वर्धन में, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब विटामिन का क्या काम है? देखिए, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। यानी जो दांत हैं, हमारे दांतों के ऊपर जो हमारी मसूड़े हैं, इनको स्वस्थ रखने में विटामिन हमारी सहायता करते हैं। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये इनके कुछ नाम हैं। आगे बताया गया कि विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी विटामिनों का एक समूह है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे विटामिन ए के सोर्स बताए गए हैं। विटामिन ए के सोर्स में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। विटामिन ए के सोर्स में दूध है, मछली का तेल है, यहाँ पे आम है, गाजर है, कद्दू है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे फिर विटामिन बी के सोर्स में बताया गया है। विटामिन बी के सोर्सेस में आपका यहाँ पर यकृत यानी कि जंतुओं का लीवर है, ठीक है, मांस के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर आपकी दाल वगैरह है, चावल है। विटामिन सी के सोर्सेस
ठीक है। जिन पदार्थों में खट्टापन होता है उनमें विटामिन सी उपस्थित होता है। तो संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च में भी हल्का खट्टापन होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। नींबू, आंवला, इन सभी में विटामिन सी होता है। विटामिन डी के स्रोतों की बात करें तो विटामिन डी जो है दूध, लीवर, मक्खन, मछली, अंडे, इनमें विटामिन डी होता है। तो यहां पे वही बोला गया है कि हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए जो है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, यानी विटामिन ए हमारी त्वचा को, स्किन को और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी विटामिन डी के बिना हम कैल्शियम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए, जो आपके विटामिन के अलावा जो खनिज हैं, उन खनिजों के सोर्सेज बताए गए हैं। कौन से खनिज के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो यहाँ पर आयोडीन के सोर्स बताए गए हैं। मछली है, यहाँ पर पालक है, अदरक है, ठीक है, दही है यहाँ पर। तो ये कुछ आयोडीन के सोर्सेस हैं। फॉस्फोरस के सोर्सेस की यहाँ पे बात की गई है। केला, दूध, अनाज, मिर्च, चावल, ये फॉस्फोरस के कुछ सोर्स हैं। लौह के सोर्सों की बात करें तो लौह में जैसे आप देख पा रहे हैं पालक है, सेब है, लीवर है, ठीक है, अमरूद है यहाँ पर, ये लौह के सोर्सेस हैं। ये खनिजों की बात हो रही है। कैल्शियम के सोर्सेस की बात करें तो दूध, अंडा, ये कैल्शियम के अच्छे खासे सोर्सेस हैं। तो यहाँ पर खनिज लवणों के स्रोत आपने देख लिए हैं। आगे यहाँ बताया गया है हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। यानी हमारा शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? विटामिन डी बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से बनता है। विटामिन डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बताया गया है यहाँ पर, जैसा कि इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब खनिज लवणों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि खनिज लवण हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में स्पष्ट कर दिया था। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक खाद्य सामग्री में किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो, किसी में कम हो। तो ये बोला गया है, जैसे यहाँ बोला गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य पोषकों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसके अलावा हमने पोषक तत्वों की बात कर ली, खनिज लवणों की बात कर ली। अब हम आहारी रेशे और जल की बात करेंगे कि आहारी रेशे और जल का हमारे भोजन में क्या महत्व है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे या रुक्षांश या फिर फाइबर के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो आपके पादप उत्पाद होते हैं उनके जरिए हमारे शरीर में फाइबर की आपूर्ति होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न है, आपका ओट्स वगैरह, दलिया वगैरह, ये सब आपके क्या है? ये आपके फाइबर के सोर्सेस हैं। दालें, आलू, ताजे फल, सब्जियां, सलाद वगैरह, ये सब आपके फाइबर के सोर्सेस हैं। रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन रुक्षांश जो है हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। इनका काम क्या है? फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। यानी इसका आयतन बढ़ा देते हैं मतलब क्या है? हमारे भोजन को पचाने में, हमारे भोजन को सुपाच्य बनाने में ये मदद करते हैं। इसके अलावा रुक्षांश जो है, फाइबर जो है, वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यानी जो भोजन हम पचा नहीं पाते हैं उसको मल के रूप में बाहर निकालने में जो फाइबर है वो हमारी मदद करता है। ये आपको याद रखना है। रुक्षांश में किसी प्रकार का, फाइबर में किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? अल्प पचे भोजन को या बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए ये हमारे पोषक का या हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनका एक आवश्यक घटक है। अब जल की बात करते हैं। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि जो भोजन में आपके पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनको अवशोषित करने में जल हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ
अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने में ये हमारी मदद करता है। जैसे मूत्र के रूप में आपके शरीर में पसीना आता है, तो पसीना या जो पेशाब है ये आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। यानी हमें जितने जल की आवश्यकता होती है वो हम उन वस्तुओं के रूप में लेते हैं, द्रव के रूप में लेते हैं, खास करके जल के रूप में दूध है, चाय है। इसके अतिरिक्त जो आप भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, सब्जियां जो बनाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे करके हमारे शरीर को जल की आपूर्ति होती रहती है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी जल उपस्थित होता है, तो आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर टमाटर और नींबू का एग्जाम्पल दिया गया है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? अगर आपके हाथ गीले हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इन पदार्थों में जल उपस्थित है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। यानी आप यही देखें कि क्या उसमें जल आपको मालूम पड़ रहा है। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती, लगभग सभी में होती है, कुछ में ज़्यादा होती है तो कुछ में कम होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी जल होता है, तो कुछ मात्रा तक हमारे शरीर में जो जल की आपूर्ति है इन खाद्य पदार्थों से भी होती है। अब आगे बात की गई है यहाँ पर संतुलित आहार की, यानी जो आपकी बैलेंस डाइट है उसकी बात यहाँ पर की गई है। संतुलित आहार से आशय यह है कि आपके भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, लवण और आहारी रेशे जल शामिल होना चाहिए। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी पूरे दिन में आप जो कुछ खा रहे हैं वो सब आपके आहार का हिस्सा है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी आपके शरीर की वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके आहार में वो सारे पोषक तत्व शामिल होने चाहिए जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक आपको लेना है और ना ही आवश्यकता से कम। यानी आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा कोई एक पदार्थ बहुत ज़्यादा खाना है, ना ही ये करना है कि वो आप छोड़ ही दें। ऐसा नहीं करना है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, तभी आप संतुलित आहार लेंगे, तभी आपके शरीर की वृद्धि और शरीर जो है स्वस्थ बना रहेगा। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर आप आहार ले रहे हैं तो इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी अगर आपका आहार जो है उस आहार में पोषक तत्व शामिल हैं, खनिज, लवण शामिल हैं, रुक्षांश और जल भी शामिल है, तो इस तरह का आहार जो है आपका संतुलित आहार कहलाता है। तो यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये आप जान गए होंगे। अब देखिए यहां पर फिर से वही बोला गया है कि आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों की नीड अलग होती है। जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, जिन छोटे बच्चों से बड़े जो बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं उनकी नीड अलग होती है। किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं उनकी नीड अलग होती है। प्रौढ़ावस्था वाले लोगों की नीड अलग होती है। सबके लिए अलग अलग खाद्य पदार्थों की मात्रा बताई गई है। ये कितना आपको कैलोरी खानी चाहिए ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें, क्रियाकलाप दिए गए हैं। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये आपको जांच करनी है। अब जैसे बोला गया है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन। देखिए किण्वन की जो प्रक्रिया है ये क्लास 9th और 10th में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम किण्वन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो किण्वित भोजन खास करके आपके दक्षिण भारतीय भोजन जो है जैसे इडली वगैरह है, तो ये सब किण्वित भोजन माने जाते हैं। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको संतुलित आहार खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। आपके इर्द गिर्द जो सामान्य सी चीज़ें जो आप देखते हैं, अनाज है आपका, सब्जियां हैं, थोड़े बहुत फल फ्रूट हैं, उन सबसे आपको संतुलित डाइट मिल जाएगी। अगर आप नियमित रूप से उन्हें खा रहे हैं तो आप अपने भोजन में संतुलित आहार ले रहे हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि केवल उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, आप जो भोजन पका रहे हैं उसे भी उचित प्रकार से पकाना चाहिए ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या जंतुओं के भोजन में भी
ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? देखिए, निश्चित ही जैसे मानव को अपने शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है वैसे ही वस्तुओं को अपने शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो मनुष्य और जंतु दोनों ही उन्हें पचा सकते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनका पाचन केवल और केवल पशुओं में संभव है, जैसे सेलुलोज। तो सेलुलोज का पाचन केवल पशुओं में संभव है, मानव के पास वो ग्रंथियां नहीं हैं कि वो सेलुलोज को पचा सके। तो ये सब थोड़ा हाई लेवल की बातें हो गई। हम जैसे जैसे आगामी कक्षाओं में बढ़ेंगे इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमारी डिस्कशन चल रहा था कि भोजन को केवल खा लेना ही पर्याप्त नहीं है, भोजन को पकाते समय भी हमें ध्यान देना होगा ताकि भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं, क्योंकि सब्जियों और फल जो हैं इनकी त्वचा में, यानी कि जो उनका छिलका होता है उसमें कई विटामिन और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जो सेब है, सेब का छिलका उतारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेब के छिलके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। अगर आप सेब का छिलका उतारकर खाते हैं तो आप वो विटामिन निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार चावल और दाल हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो चावल और दालों को बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। बहुत ज़्यादा धोने से क्या होता है, उनके छिलके में उपस्थित विटामिन और खनिज लवण ये बाहर निकल जाते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। यानी भोजन को पकाने से क्या होता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है और इसे हम आसानी से पचा भी सकते हैं। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि पकाने से स्वाद बढ़ रहा है, भोजन हम अच्छे से पचा पा रहे हैं तो ये लाभ है, लाभ नहीं है। कुछ कुछ इससे हानि भी है। हानि ये है कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हीट की वजह से नष्ट हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की भी हानि हो जाती है। यानी अगर आप चावल बना रहे हैं तो चावल का जो पानी है अगर आप उसे फेंक दे रहे हैं तो क्या होगा, चावल के पानी को फेंकने से चावल के पानी में उपस्थित प्रोटीन है, उसमें अन्य खनिज लवण हैं, वो बाहर पहले निकल जाते हैं। तो आपको फिर चावल खाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे पदार्थों को फेंकना नहीं है। आप चाहे जल का कम उपयोग कर लें जिससे कि आप जल को कंज्यूम कर सकें, खाने के साथ यूज कर सकें। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, पकाते समय विटामिन सी जो है आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन गर्मी की वजह से नष्ट हो जाता है। यह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हीट की वजह से नष्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बताया गया है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। क्या ऐसा नहीं होता है उसके मन में, यानी बूझो एक बच्चे का नाम है, बच्चा ऐसा सोच रहा है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा हम अगर एक कटोरी वसायुक्त भोजन कर लें तो वो हमें ज़्यादा ऊर्जा देगा, तो हमें वसा वाला भोजन करना चाहिए। तो इसलिए बूझो ने क्या किया, बूझो ने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। तो क्या ऐसा करना उसके लिए ठीक है? निसंदेह नहीं, निसंदेह गलत। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारा खाना जो है, यानी इतना अधिक अगर वसायुक्त भोजन करते हैं तो उससे खाने से क्या होगा, आप मोटे होने लगेंगे, आपके शरीर में चर्बी बढ़ने लगेगी, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा वसा ग्रहण करने से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा वसा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा फैट हो जाएंगे। अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोगों की बात की गई है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है और यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन की कमी है और लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है तो क्या होता है, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी से अभावजन्य रोग हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग के बारे में बताया गया कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द कुछ बच्चे होते हैं, उन बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर बचपन में दूध ना मिल पाए
केवल और केवल रोटी खिलाई जाए तो देखते होंगे उनका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आता है। तो क्या होता है, उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, जैसे 6 महीने, साल भर या 2 साल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं होते हैं, उनके माँ बाप के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो उन्हें दूध लेकर पिला पाएँ। तो इसलिए क्या करते हैं, वो बच्चों को अनाज खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, रोटी खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखते होंगे वो बच्चे रोटी वगैरह या अनाज वगैरह को पचा नहीं पाते हैं, इस वजह से उनका पेट जो है बाहर निकलता चला जाता है। यानी ऐसे बच्चे जो है अभावजन्य रोग के शिकार हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हर उम्र के बच्चे की जो ज़रूरत है, हर उम्र का जो मनुष्य है उसकी जो ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उसे भोजन दिया जाए, जिससे वो आसानी से पचा सके और अपने शरीर की ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर आपको अभावजन्य रोग के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी आपके शरीर की जो ग्रोथ है ये रुक जाएगी। चेहरे पर सूजन, जो आपके बालों का रंग है इसका उड़ना, बालों का झड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिस, यानी जो आपका मल त्याग है, मल त्याग के दौरान आपको जो है बिल्कुल पानी पानी से आपका मल निकलेगा, उसे पेचिस बोलते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक नहीं है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की वृद्धि जो है एकदम अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे में व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। तो सभी जो अभावजन्य रोग हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि अभावजन्य रोगों से हम बचे रहें। अब यहाँ पर सारणी दी गई है। इस सारणी में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार दिए गए हैं। तो एक तरफ विटामिन या खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके कमी से होने वाले अभावजन्य रोग या विकार हैं। तो अभावजन्य रोग या विकार के लक्षण क्या है, वो लक्षण यहाँ बताए गए हैं। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से छीड़ता या दृष्टिहीनता रोग होता है। इसको हम लोग रतौंधी रोग भी कहते हैं, इसको रतौंधी रोग भी कहा जाता है। तो रतौंधी रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, कमजोर दृष्टि होना, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, या फिर कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये रतौंधी रोग के लक्षण होते हैं। विटामिन B1 की कमी से शरीर में बेरी-बेरी रोग होता है। तो बेरी-बेरी रोग के लक्षण क्या हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। हमारे शरीर के संचलन में पेशियों का एक अहम रोल होता है। पेशियां जो होती हैं मानव को गति प्रदान करती हैं, संचलन प्रदान करती हैं। और अगर आपकी पेशियां कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा, आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये जो लक्षण है ये बेरी-बेरी रोग के लक्षण हैं। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी में क्या होता है, जो आपके दांतों के ऊपर मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून निकलना, आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है तो घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो ये लक्षण है विटामिन सी के। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग में जो आपकी हड्डियां होती हैं, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेटस रोग का लक्षण है। कैल्शियम खनिज की कमी से क्या होता है, आपकी हड्डियां और दंत हैं, यानी हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं और दांतों के ऊपर की जो परत है इनेबल, वो हटने लगती है। कभी कभी दांत क्या होते हैं, टूटने भी लगते हैं। कमजोर अस्थियां और दंत हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग होता है, यानी जो आपकी गर्दन की ग्रंथि है ये फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता उत्पन्न होती है। लौह यानी आयरन की कमी से आपके शरीर में अरक्तता या फिर एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में क्या होता है, आपके शरीर में आयरन की कमी होने से जो शरीर में ब्लड लेवल है वो कम हो जाता है। ऐसे में मनुष्य जो है कमजोरी महसूस करता है, उसके शरीर में कमजोरी आ रही है। तो मैंने यहाँ पर विटामिन या खनिजों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अंत में यहाँ पर चैप्टर का सारांश दिया गया है कि चैप्टर में हमने कौन कौन सी मूल बातें पढ़ी हैं। तो जैसा कि यहाँ बोला गया है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। अनुरक्षण से आशय मेंटेन करने से है, यानी प्रोटीन और खनिज लवण जो है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और शरीर को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन क्या करता है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। इन रोगों से रक्षा करने में सहायता करने में विटामिन हमारी मदद करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग
अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो मैं बारी बारी से सबके आंसर बताते जाऊंगा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से? एक तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा वसा है। ठीक है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, कौन सा है? प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन? विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है शरीर के लिए, शरीर की अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम हो गया। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो देखिए, वसा किन किन में होता है? वसा जो है घी और दूध में पाया जाता है, यानी घी में और दूध में जो है वसा होता है। मंड की बात करें तो मंड किस किस में होता है? मंड जो है एक तो चावल में होता है, चावल में, और दूसरा होता है आलू में। चावल और आलू में मंड होता है। ठीक है। आहारी रेशे की बात करें, आहारी रेशे किस में होता है? जो आपके फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनमें आहारी रेशे होते हैं। तो सब्जी और फल में आहारी रेशे उपस्थित होते हैं। जो आपकी सब्जी है, सब्जी और फल, इनमें आहारी रेशे होते हैं। प्रोटीन किन किन में होता है? प्रोटीन जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोटीन पनीर में होता है, दूध में होता है, राजमा में होता है। तो दो आपको लिखने हैं यहाँ पे, पनीर, ठीक है, या फिर दालें लिख दीजिए। दालों में भी प्रोटीन होता है। तो मैंने यहाँ पर दो बता दिए हैं। अब आपके सही कथन आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, चावल खाने से नहीं। हमें संतुलित आहार चाहिए, तभी हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूरी होंगी। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो आपका खावाला सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि मांस में कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए हम केवल मांस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका का वाला गलत है, खा और गा सही है, और घा वाला गलत है। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। तो ये भी मैं बताते जा रहा हूँ। विटामिन डी के अभाव से होता है, विटामिन डी के अभाव से रिकेटस रोग होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है। की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, यानी जो आपका विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से आपको स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। तो ऐसे करके आपका चैप्टर एंड हो गया है। और साथ के साथ मैं यहाँ पर अब इस बार चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं उनके आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।